हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हमारी कश्मीर ट्रिप का 3rd डे है और आज हम दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केबल कार राइड का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं जो कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित है। द गुलमर्ग गंडोला इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट केबल कार इन एशिया। कल हम सोनमर्ग से श्रीनगर लौट आए थे। हमारा दिन शानदार बीता था। हमने बर्फबारी का आनंद लिया और लाल चौक के बाजार को भी एक्सप्लोर किया, जिसकी वीडियो हमने पहले ही पोस्ट कर दी है। यदि आपने हमारी कश्मीर ट्रिप के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें जरूर देखें। आज दिन की शुरुआत हमने नाश्ते के साथ की। हमारा नाश्ता स्टे के साथ ही इंक्लूडेड था। होटल में नाश्ते में पोहा, मैगी, ब्रेड जैम और चाय सर्व हुआ था। मैं वैसे ब्रेड जैम की खास शौकीन नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की मैगी और पोहा दोनों का स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर खाने की बात करें तो कल रात का खाना और भी ज़्यादा स्वादिष्ट था, तो खाने के हिसाब से मुझे ये होटल काफ़ी अच्छा लगा है। रूम में आपको कोई ख़ास व्यू नहीं मिलता है, लेकिन कमरों की साफ़ सफाई अच्छी रखी गई है और खाने का स्वाद उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है। हमने स्टे के लिए जो अमाउंट पे किया था उसके हिसाब से मुझे ये होटल काफ़ी सही लगा है। हमारा आज का प्लान गुलमर्ग गंडोला केबल कार राइड करने का था। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सजेशन देना चाहूँगी। गंडोला के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँचे और लाइन में लग जाएं। हमने यहाँ एक गलती की। सुबह हम लगभग 11 बजे श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए निकले, जो काफ़ी देर था, जिसकी वजह से हम देर से पहुँचे और बहुत लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और वहाँ पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। गुलमर्ग पहुँचने से पहले आखिरी मेजर टाउन तनमर्ग है, जहाँ आपको रेस्टोरेंट, होटल्स और शॉप्स मिल जाएंगे। तनमर्ग के बाद पाइन फॉरेस्ट्स और कुछ स्टीप बेंच से होकर गुलमर्ग की ओर चढ़ाई शुरू होती है। सर्दियों में रास्ता बर्फीला और फिसलन भरा हो सकता है, इसीलिए वैसी सिचुएशन में व्हीकल्स को टायरों पर चेन लगाने की ज़रूरत होती है, वरना उन्हें ऊपर जाने की परमिशन नहीं मिल पाएगी। आज हमारी गाड़ी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं मिली। हमें मजबूरन तनमर्ग से गुलमर्ग जाने के लिए दूसरी गाड़ी करनी पड़ी, जिसके लिए हमें अतिरिक्त 3500 चुकाने पड़े। ये रेट्स 2500 से 4000 के बीच में वैरी करती है, जो कि डिस्टेंस के हिसाब से एक्सट्रीमली हाई है। आप यहाँ बार्गेनिंग जरूर करें। A more budget friendly option is to take a shared taxi from Tanmarg to Gulmarg instead of booking the entire vehicle. गुलमर्ग में बाहरी नॉन यूनियन टैक्सियों को अंदर ऑपरेट करने की अनुमति नहीं है। अगर आप अपनी टैक्सी श्रीनगर या किसी अन्य स्थान से प्राइवेट बुकिंग करके ला रहे हो तो वह आपको तनमर्ग या गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड पर छोड़ देगी। वहां से आपको लोकल साइटसीइंग के लिए गुलमर्ग टैक्सी यूनियन की गाड़ी किराए पर लेनी होगी। अगर साइटसीइंग की बात करें तो गुलमर्ग में मेन अट्रैक्शन गुलमर्ग गंडोला ही है। अगर आप गुलमर्ग में सिर्फ केबल कार से फेज़ 1 या फेज़ 2 ही देखना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड में पार्क करके ऑटो या पोनी से गंडोला स्टेशन पहुंच सकते हैं। अगर आपको 1.5 किलोमीटर लंबी वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप टैक्सी स्टैंड से पैदल भी जा सकते हैं। सर्दियों में आप ड्रंक फ्रोजन वाटरफॉल भी देखने जा सकते हैं। वहां जाने के लिए आप अपनी प्राइवेट टैक्सी का यूज़ कर सकते हैं। आपको यूनियन की गाड़ी बुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वाटरफॉल विंटर्स में ही जाएं, समर्स में वहाँ आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। इस बार हमने गुलमर्ग के पास गोगलडाड़ा भी एक्सप्लोर किया, जो मुझे सर्दियों में एक खूबसूरत जगह लगी। यहाँ भी जाने के लिए आपको यूनियन टैक्सी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जैसे हम गुलमर्ग के करीब पहुँचने लगे, न सिर्फ तापमान कम होता गया बल्कि हल्की हल्की बर्फ भी गिरने लगी।
एक और बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, फेज़ 1 और फेज़ 2 का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, इसलिए आपको विंटर वेयर्स की लेयरिंग सही रखनी चाहिए। साथ ही सर्दियों में वहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी होती है, जिसकी वजह से आपके पास वाटरप्रूफ बूट्स होने ज़रूरी होते हैं। अगर आप चाहें तो जैकेट्स और बूट्स जैसी ज़रूरी चीज़ें तनमर्ग या गुलमर्ग में 100 से 300 रुपये तक किराए पे ले सकते हैं। फाइनली हम किसी तरह दोपहर के 1 बजे गंडोला पॉइंट पर पहुंच गए। गंडोला स्टेशन के पास पहुंचकर हमने देखा लाइन बेहद लंबी थी। न सिर्फ गंडोला स्टेशन बिल्डिंग के अंदर बल्कि बिल्डिंग के मेन गेट से भी बाहर तक लोग लाइन में लगे हुए थे। इसलिए मैं आपको फिर से रिमाइंड करूंगी कि गंडोला के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाइन में लग जाइए। जितनी सुबह लाइन में लगेंगे उतनी छोटी लाइन मिलेगी और आप ऊपर जल्दी पहुंच पाएंगे। लंबी लाइन की वजह से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन तो थी ही, क्योंकि हमारा समय जिसे हम स्नो में एंजॉय करते हुए बिताना चाहते थे वो इम्पोर्टेंट समय इस लाइन में वेस्ट हो रहा था। साथ ही आज के खराब मौसम की वजह से फेज़ 2 भी बंद था। यह एक आम समस्या है, खासकर बर्फबारी या तेज हवा के कारण सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फेज़ 2 को बंद कर दिया जाता है। हम बस एक दूसरे को तसल्ली देते रहे और धीरे धीरे लाइन में बढ़ते रहे। आखिरकार शाम के लगभग 3:45 बजे हमारा नंबर आया और हम केबल कार में बैठ गए। केबल कार से दिखने वाला नज़ारा बेहद खूबसूरत था। पाइन ट्रीज और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का ब्यूटीफुल व्यू हम केबल कार से देख पा रहे थे। यदि आप गुलमर्ग गंडोला की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपके काम आएंगी। गुलमर्ग गंडोला दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित केबल कारों में से एक है, जो 2 फेज़ में चलती है। फेज़ 1 गुलमर्ग से कोंडोडी, जो 9 मिनट की यात्रा है। यहाँ आपको बर्फ से ढके पहाड़ और पाइन ट्रीज का व्यू दिखता है। फेज़ 2 कोंडोडी से अफरवत पीक तक है। यह 12 मिनट की यात्रा है। यह फेज़ पर पहुँचना मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करता है। कई बार स्नोफॉल या तेज हवाओं के कारण इसे बंद कर दिया जाता है। गुलमर्ग गंडोला की सवारी के लिए टिकट ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप एडवांस में टिकट बुकिंग कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि जैसे ही आपकी ट्रैवल डेट्स फाइनल हो, आप जाकर अपने टिकट तुरंत बुक करें, क्योंकि स्लॉट्स जल्दी भर जाते हैं। हमारे एक्सपीरियंस में हमने यात्रा से लगभग 10 या 15 दिन पहले बुकिंग की थी और जिस सप्ताह में हमें आना था उसके सारे स्लॉट्स लगभग बुक हो चुके थे। फॉर्चुनेटली हमें कुछ स्लॉट्स अवेलेबल मिल गए। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको एडवांस टिकट्स नहीं मिल पाते हैं तो तत्काल बुकिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। तत्काल बुकिंग हर रोज शाम 5 बजे खुलती है, जो अगले दिन की सवारी के लिए होती है। कीप इन माइंड दैट तत्काल टिकट की कीमत सामान्य टिकटों से अधिक होती है, इसलिए एडवांस बुकिंग ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इससे आपके पैसे बचेंगे। हम शाम 4 बजे से कुछ पहले फेज़ 1 पर पहुंच गए थे। सर्दियों में फेज़ 1 पर आपको कई स्नो एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगे। यदि हम सर्दियों और गर्मियों की तुलना करें तो गर्मियों में फेज़ 1 पर मोस्टली बर्फ़ नहीं मिलेगी, वहाँ हरियाली ही दिखाई देगी। हालांकि कभी कभी मई की शुरुआत तक थोड़ी बर्फ़ देखने की संभावना होती है। गर्मियों में फेज़ 2 पर आपको बर्फ़ मिल जाएगी। अब अगर फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 लगभग 4000 मीटर या 13000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन लेवल लो होता है। इससे कई लोगों को सिर दर्द, थकान, उल्टी जैसी समस्याएं हो जाती हैं, जिसे हम एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। एस्थमा या हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारी वाले लोगों को फेज़ 2 पर जाने से बचना चाहिए। यदि आप स्वस्थ हैं तो फेज़ 2 पर जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वहाँ अधिक समय ना बिताएं और कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। पर्याप्त लेयरिंग वाले कपड़े पहनें ताकि आप गर्म रहें, फ्लूइड्स लेते रहें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। साथ ही यदि आपको वहाँ अधिक अनईजी फील होता है तो तुरंत लोअर एल्टीट्यूड पर लौट आएं। खासकर बूढ़े लोगों को ये परेशानी ज़्यादा हो सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। फेज़ 1 पर गंडोला स्टेशन के बाहर निकलते ही स्नो एक्टिविटीज़ कराने वाले लोग आपके पीछे आएंगे। मोस्टली स्नो एक्टिविटीज़ के लिए ये लोग काफ़ी हाई प्राइस बोलते हैं,
इसलिए बार्गेनिंग जरूर करें। हमें सच में एक बहुत ही अच्छी स्कीइंग के लिए डील मिल गई। वैसे स्कीइंग सीखना इतना भी आसान नहीं है। करीब आधे घंटे स्कीइंग करने के बाद हमने यह सीखा कि यदि आप नीज को प्रॉपरली बेंड रखेंगे तो आप गिरेंगे नहीं। हमने खूब सारी मस्ती की और हर एक मोमेंट को खोलकर एंजॉय किया। वहाँ समय कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। शाम 5:30 बजे के आसपास गंडोला स्टेशन से अनाउंसमेंट सुनाई देने लगी कि गंडोला बंद होने का समय हो चुका है। अनाउंसमेंट्स में बताया जा रहा था कि यदि हम स्टेशन समय पर नहीं पहुंचते हैं तो हमें पैदल ही नीचे जाना पड़ेगा। हमारा मन वैसे तो वापस जाने का नहीं था, लेकिन हम जल्दी से दौड़ते हुए वापस गंडोला स्टेशन पहुंच गए। वापसी के दौरान जब हम नीचे लौट रहे थे तब बर्फबारी हो रही थी और गंडोला में बिल्कुल भी लाइन नहीं थी। हमें ध्यान आया कि हमने आज का लंच स्किप कर दिया है, जो कि ट्रैवलिंग में कभी कभी हो जाता है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो पानी और कुछ स्नैक्स जरूर साथ रखें। ऐसे सिचुएशंस में उनसे हेल्प मिलती है। केबल कार से गुलमर्ग का नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। यह किसी स्नो पैराडाइज जैसा लग रहा था। हम आसानी से गुलमर्ग वापस आ गए। नीचे आने के बाद हमने उसी ड्राइवर को कॉल किया जिसने हमें तनमर्ग से गुलमर्ग तक पहुंचाया था, क्योंकि हमें उसी गाड़ी से वापस तनमर्ग तक जाना था। आज हम होटल ग्रीन्स जो तनमर्ग में है उसमें स्टे करने वाले हैं। विंटर्स में गुलमर्ग में स्टे करना बेहद महंगा होता है। बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ वाले होटल भी 6000 से 8000 पर नाइट चार्ज करते हैं और साथ ही अधिकतर होटल्स फुल भी होते हैं। ऐसी सिचुएशन में तनमर्ग एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ आपको सस्ते रेट्स में होटल मिल जाते हैं और ये गुलमर्ग से काफ़ी पास है। हालांकि अगर आप समर्स में कश्मीर घूमने आ रहे हैं तो श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए डे ट्रिप ही काफ़ी है। गर्मियों में गुलमर्ग में रुकने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। हमारे तनमर्ग पहुँचते पहुँचते अंधेरा होने लगा था। वैसे गुलमर्ग से तनमर्ग के रास्ते में एक व्यू पॉइंट भी है, जहाँ से नीचे घाटी का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। आप वहाँ रुककर 2 मिनट तस्वीरें ले सकते हैं। आज मौसम खराब होने के कारण हम रास्ते में कहीं नहीं रुके और सीधा अपने होटल पहुँच गए। होटल का चेक इन प्रोसेस यहाँ भी काफ़ी स्मूथ था और होटल ओवरऑल ठीक ठाक लगा। ये है हमारा कमरा 102। दिस इज़ बेड, देयर इज़ ड्रेसिंग, टीवी, दिस इज़ हीटिंग सिस्टम दे हैव, हीटर भी दिया है और बेड में शायद इन लोगों ने इलेक्ट्रिक वार्मर जो रहते हैं वो भी दिया हुआ है। सोफ़ा है, इसमें हमने अपना लगेज पैक कर दिया है। विंडो है, कुछ खास व्यू नहीं है वहाँ से। बाथरूम स्लीपर है और बाथरूम भी ठीक ठाक डिसेंट साइज ही है। यहाँ सेंट्रल हीटिंग काम नहीं कर रही थी और इसलिए उन्होंने हमें हीटर प्रोवाइड किया था। कमरा साफ़ सुथरा था और आरामदायक था। चेक इन के बाद हम चाय पीने होटल के रेस्टोरेंट में गए। चाय मशीन से बनी थी लेकिन पकोड़े अच्छे थे। हमने मैगी भी ऑर्डर की जो बिल्कुल घर के स्वाद जैसी लग रही थी। यहाँ हमने बुखारी भी देखी, जिसे कश्मीर में कड़ाके की ठंड के कारण कमरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुखारी एक ट्रेडिशनल कश्मीरी हीटर है जो लकड़ी, कोयला या केरोसिन से चलता है और कमरे को अंदर से गर्म रखने में मदद करता है। इट हैज़ ए मेटालिक स्टोव लाइक स्ट्रक्चर, जिससे धुआं एक पाइप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। सर्दियों में कश्मीर के बर्फीले इलाकों में बुखारी का उपयोग आमतौर पर होटलों, घरों और दुकानों में किया जाता है। कुछ जगहों पर मॉडर्न इलेक्ट्रिक और गैस हीटर भी मिलते हैं।
बुखारी still remains an integral part of Kashmir's traditional heating system. लगभग रात के 8:30 बजे हमने डिनर किया। नॉनवेज में हमें चिकन सर्व किया गया था, जिसका स्वाद हमें पसंद आया। हम काफ़ी थके थे और खाना खाने के जस्ट बाद हम अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए। आज का दिन काफ़ी खूबसूरत था। हमारी टाइम मैनेजमेंट थोड़ी ख़राब रही, जिसके कारण हमें लंबी लाइन में करीब 3 घंटे बर्बाद करने पड़े, लेकिन फिर भी हमें शानदार नज़ारे देखने को मिले और साथ ही बहुत सी खूबसूरत यादें भी बनी। अगले दिन का प्लान पहलगाम निकलने का है, लेकिन उससे पहले हम गोगलडारा भी जाएंगे। कल के पूरे दिन का डिटेल्स मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।